हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं आज की झारखंड की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। उससे पहले अगर आप न्यूज झारखंड चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आप तक झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और महत्वपूर्ण बड़ी खबर से। सरकार की प्राथमिकता, किसानों को फसलों का मिले उचित दाम, समय पर हो भुगतान। सीएम हेमंत सोरेन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में बुधवार को झारखंड विधानसभा के सिद्धो कान्हो कृषि एवं वनोपज राज्य सहकारी संघ लिमिटेड सिद्ध कोफेड के निदेशक मंडल की चतुर्थ बैठक आयोजित हुई। बैठक में कृषि एवं वनोपज क्षेत्र के सुदृढ़ीकरण, किसानों की आय वृद्धि, स्थानीय उत्पादों को प्रोत्साहन देने तथा प्रशिक्षण एवं विपणन तंत्र को सशक्त बनाने से संबंधित कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विस्तृत चर्चा की गई और कई प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई। बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि झारखंड राज्य में कृषि एवं वनोपज क्षेत्र में अत्यधिक संभावनाएं हैं। किसानों को आधुनिक और तकनीकी रूप से सक्षम बनाने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का मुख्य उद्देश्य किसानों को खेती के प्रत्येक चरण, उत्पादन, भंडारण, प्रसंस्करण से लेकर विपणन तक पूर्ण सहयोग प्रदान करना है। सरकार किसानों को आधुनिक तकनीक, उन्नत बीज, सिंचाई की बेहतर सुविधा और बाजार तक उनकी पहुंच सुनिश्चित करने की दिशा में लगातार काम कर रही है। किसानों को उनकी फसलों के उचित मूल्य का भुगतान समय पर मिलना चाहिए, ताकि उनका मनोबल बढ़े और वे आर्थिक रूप से सशक्त हो सके और आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ सके। मुख्यमंत्री ने सुझाव दिया है कि इन जल संरचनाओं की देख रेख की जिम्मेदारी किसानों के समूह या जल सहिया समितियों को सौंपी जाए, ताकि स्थानीय स्तर पर स्वामित्व और जवाबदेही दोनों सुरक्षित हो सके। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि किसानों के हित में एक विशेष मोबाइल एप्लीकेशन विकसित किया जाए। इस ऐप के माध्यम से राज्य के विभिन्न जिलों के किसान अपनी फसलों, आवश्यक कृषि सामग्रियों, विपणन स्थिति और बाजार संबंधित जानकारी को सीधे डिजिटल माध्यम से साझा कर सकेंगे। रांची में लोक भवन के सामने कुशवाहा महासभा का धरना, 7 सूत्री मांगों को लेकर चरणबद्ध आंदोलन की चेतावनी। झारखंड में पिछड़े समुदाय के लोगों के लिए सरकारी नौकरियां, शैक्षणिक संस्थानों में 27% आरक्षण, कृषि को उद्योग का दर्जा देने सहित 7 सूत्री मांगों के समर्थन में बुधवार को झारखंड कुशवाहा महासभा के बैनर तले बड़ी संख्या में कुशवाहा समाज के लोगों ने लोक भवन यानी कि राजभवन के सामने धरना प्रदर्शन किया। इस धरना प्रदर्शन का नेतृत्व कुशवाहा महासभा के अध्यक्ष हाकिम प्रसाद महतो ने किया। उन्होंने कहा है कि राज्य बनने के बाद साजिश रचकर पिछड़ों का आरक्षण 27% से घटाकर 14% कर दिया गया। राज्य गठन के बाद ओबीसी की हकमारी और मनमानी शुरू हो गया है। अब राज्य के ओबीसी में जागरूकता आई है और राज्य का कुशवाहा समाज इस आंदोलन का नेतृत्व करेगा। सड़क से लेकर सदन तक हक की लड़ाई लड़ी जाएगी। लोक भवन के समक्ष बुधवार के प्रदर्शन में बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल हुई। हजारीबाग से सीपीआई के सांसद रहे भुवनेश्वर प्रसाद मेहता भी बुधवार को झारखंड कुशवाहा महासभा के धरना प्रदर्शन में शामिल हुए। इस दौरान पूर्व सांसद ने कहा है कि राज्य में आदिवासियों का आरक्षण बढ़ाया गया, उससे उन्हें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन राज्य बनने के बाद ही झारखंड में ओबीसी का आरक्षण 27% से घटाकर 14% कर देना सही नहीं था। भुवनेश्वर प्रसाद मेहता ने कहा है कि ओबीसी आरक्षण बढ़ाने के साथ साथ राज्य में रघुवर सरकार के समय में बनाई गई लैंड बैंक को समाप्त करने, कृषि को उद्योग का दर्जा देने, कृषि अधिग्रहण कानून 2013 को अक्षरशः लागू करने जैसी मांगे अगर पूरी नहीं की गई तो आने वाले दिनों में रांची के मोरहाबादी मैदान में विशाल महारैली की जाएगी। झारखंड में डॉक्टरों की होगी बम्पर बहाली, कई ट्रॉमा सेंटर भी बनेंगे। विधानसभा में मंत्री ने की घोषणा। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने कहा है कि राज्य में शीघ्र ही बड़े पैमाने पर डॉक्टरों की बहाली की जाएगी। उन्होंने स्वास्थ्य केंद्रों में डॉक्टर के नहीं होने से मरीजों का इलाज नहीं होने के सदन में उठे सवाल में यह बातें कही। उन्होंने राज्य में अधिक से अधिक ट्रॉमा सेंटर तथा डायलिसिस सेंटर खोलने की भी बात कही। विधायक रागिनी सिंह ने धनबाद एवं अन्य सीमावर्ती जिलों में डायलिसिस सेंटर नहीं होने से किडनी मरीजों को होने वाली परेशानी का मामला उठाया। उन्होंने धनबाद सदर अस्पताल में गंदगी का भरमार होने की जानकारी भी दी। इस पर मंत्री ने कहा है कि सदर अस्पताल के पुराने भवन को ध्वस्त कर नया भवन बनाया जाएगा। इधर विधायक मोहम्मद ताजुद्दीन ने राजमहल में ट्रॉमा सेंटर की स्थापना की मांग उठाई। वह विधायक मनोज कुमार यादव ने बर्री अनुमंडल अस्पताल में डॉक्टरों के नहीं होने का मामला उठाया। रामगढ़ में हाईवा के धक्के से बाइक सवार युवक की मौत, विरोध में सड़क जाम। रामगढ़ बोकारो मुख्य मार्ग NH 23 पर लारी बूथ बाजार के समीप बुधवार को सड़क दुर्घटना में एक युवक की मौत हो गई। युवक की पहचान मांडू के
उखड़ बेड़वा निवासी उमेश प्रसाद के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार उमेश प्रसाद अपनी बाइक पर सवार होकर चितरपुर से वापस अपने घर लौट रहा था। इसी बीच लारी बूथ बाजार के समीप विपरीत दिशा से तेज गति में आ रहे हाईवा ने टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि घटनास्थल पर ही उमेश की मौत हो गई। सूचना मिलते ही रजरप्पा थाना प्रभारी कृष्ण कुमार मौके पर पहुंचे और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल रामगढ़ भेज दिया। इधर परिजनों ने घटनास्थल पर पहुंचकर मुआवजा और आश्रित को नौकरी देने की मांग को लेकर सड़क को जाम कर दिया। इधर हाईवा ड्राइवर वाहन को चितरपुर बाजार टाड़ के समीप खड़ा कर फरार हो गया। पुलिस ने हाईवा को जब्त कर लिया है। पलामू में नकली शराब फैक्ट्री का भांडाफोड़, 4 गिरफ्तार। जंगल में चल रही थी फैक्ट्री, बिहार होती थी सप्लाई, बिना लेबल लगी 2520 बोतलें जब्त। पलामू पुलिस ने पांकी थाना क्षेत्र में नकली अंग्रेजी शराब की एक अवैध फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया है। इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। एसपी को सूचना मिली थी कि सालामदिरी से पांकी आने वाली सड़क पर एक कार से भारी मात्रा में नकली शराब बिहार भेजी जा रही है। एसडीपीओ के निर्देश पर 2 छापामारी दल गठित किया गया। कार्रवाई के दौरान संदिग्ध वाहन को रोका गया। तलाशी में कार से 28 पेटी रम बरामद हुई। वाहन में सवार 2 तस्करों आरिफ अंसारी उर्फ गार्डन और एजाज आलम को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में दोनों आरोपियों ने स्वीकार किया है कि वे शराब सालामदिरी एनवा मैनवा के जंगल से लाते थे और कई बार बिहार में बेच चुके हैं। उनकी निशानदेही पर पुलिस टीम ने जंगल में स्थित अवैध नकली शराब फैक्ट्री पर छापेमारी की। मौके से फैक्ट्री संचालित करने वाले राहुल प्रसाद उर्फ राहुल कुमार और सुनील प्रसाद को भी गिरफ्तार किया गया। छापेमारी के दौरान फैक्ट्री से विभिन्न ब्रांडों की नकली शराब, स्प्रिट, केमिकल, रैपर सहित बड़ी मात्रा में सामग्री बरामद हुई है। जब्त की गई सामग्री में 384 बोतल रम, विस्की की 4 पेटी, लगभग 300 लीटर स्प्रिट, विभिन्न केमिकल, रैपर, खाली गैलन और बिना लेबल लगी लगभग 2520 बोतलें शामिल हैं। इसके अतिरिक्त 2 4 पहिया वाहन और 4 मोबाइल फोन भी जब्त किए गए हैं। आंगनबाड़ी सेविका भर्ती नियमों में बदलाव, अब उम्र में भी मिलेगा रिजर्वेशन। बरही जलापूर्ति व खारसवा गोलीकांड पर भी निर्णय। झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के 4थे दिन बुधवार को प्रश्नकाल में महेशपुर के झामो विधायक स्टीफन मरांडी ने आंगनबाड़ी सेविकाओं की नियुक्ति में आरक्षण का मामला उठाया। ध्यानाकर्षण सूचना के रूप में उठाए गए इस मामले में मंत्री चमरा लिंडा ने सदन को आश्वस्त किया है कि उनकी सूचना पर सरकार ने पहले ही निर्णय ले लिया है। अब आंगनबाड़ी सेविकाओं की नियुक्ति के लिए उम्र सीमा में आरक्षण का लाभ मिलेगा। इसके लिए पहले ही सरकार ने आदेश जारी कर दिया है। साथ ही मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने सदन को आश्वस्त किया है कि खारसवा गोलीकांड के पीड़ितों को चिन्हित करने के लिए जल्द ही उच्च स्तरीय समिति का गठन होगा। यह गोलीकांड झारखंड के लिए जालियांवाला बाग जैसी घटना थी। 1 जनवरी 1948 को घटी इस घटना में लाखों की भीड़ पर गोलियां चली थी। इसके पीड़ितों को चिन्हित करने के लिए 9 जनवरी 2015 को एक समिति बनी थी। कई स्तर पर जांच हुई लेकिन 2 ही पीड़ित चिन्हित हो सके। इसके लिए व्यापक जांच पड़ताल की जरूरत है। खारसवा से झामो के विधायक दशरथ गागराई ने ध्यानाकर्षण सूचना के रूप में खारसवा गोलीकांड के पीड़ितों को चिन्हित करने के लिए सदन से न्यायिक जांच की मांग की थी, जिसके जवाब में मंत्री ने उन्हें उच्च स्तरीय जांच समिति जल्द गठित करने का आश्वासन दिया है। चतरा में घर से बच्चा चोरी, 6 माह पूर्व जुड़वा बच्चों का हुआ था जन्म। पुलिस को बच्चा चोर गिरोह पर शक। चतरा जिले के लावालौंग थाना क्षेत्र में एक घर से 6 महीने का जुड़वा बच्चा चोरी हो गया है। अज्ञात चोरों ने मां के 2 जुड़वा बच्चों में से एक को घर में घुसकर चुरा लिया है। यह घटना लावालौंग थाना क्षेत्र के कदेह गांव की है। पीड़ित परिवार आदिवासी समुदाय की गंजू जाति से संबंधित है। पुलिस इस मामले को बच्चा चोर गिरोह के बड़े नेटवर्क से जोड़कर देख रही है। पीड़ित पिता का नाम दीपू गंजू है। चोरी हुए बच्चे का जन्म करीब 6 महीने पहले हुआ था। बच्चा अपने जुड़वा भाई के साथ घर में सो रहा था, तभी बीते मंगलवार की रात अज्ञात चोरों ने इस वारदात को अंजाम दिया। लावालौंग थाना क्षेत्र एक नक्सल प्रभावित इलाका है। यहाँ पहले चोरी की वारदातें घरों और सामानों तक सीमित थी, लेकिन अब बच्चों की चोरी की घटना सामने आई है। पीड़ित मां ने लावालौंग थाना में आवेदन देकर बच्चे की खोजबीन और न्याय की मांग की है। धनबाद निवासी सुरेश महतो की सड़क हादसे में मौत। बरवाडा किसान चौक के पास तेज रफ्तार वाहन ने मारी टक्कर। धनबाद के झरिया निवासी 45 वर्षीय सुरेश महतो की बुधवार को सड़क हादसे में मृत्यु हो गई। यह घटना बरवाडा के किसान चौक के पास उस समय हुई जब सुरेश महतो सड़क पार कर रहे थे। इस दौरान एक तेज रफ्तार वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया गया है कि सुरेश महतो कृषि बाजार समिति से फल खरीदने गए थे। वह प्रतिदिन की तरह बुधवार को फल लाने के लिए घर से निकले थे। सुरेश अपने
परिवार के साथ ससुराल में रहते थे और ठेला लगाकर विभिन्न इलाकों में फल बेचकर परिवार का भरण पोषण करते थे। हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और तुरंत पुलिस को जानकारी दी। बरवाडा थाना पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से सुरेश महातो को धनबाद के शहीद निर्मल महातो मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंचाया। वहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। धनबाद की केंदवाड़ी गैस संकट, जान बचाने के लिए अस्थायी स्थानांतरण एकमात्र समाधान। अध्यक्ष, धनबाद की केंदवाड़ी क्षेत्र में जानलेवा कार्बन मोनोऑक्साइड गैस के खतरनाक रिसाव ने गंभीर संकट पैदा कर दिया है। स्थिति का आकलन करने के लिए कोल इंडिया के अध्यक्ष सनोज कुमार झा ने बुधवार को केंदवाड़ी का दौरा और गहन निरीक्षण किया। इस उच्च स्तरीय निरीक्षण दल में कोल इंडिया लिमिटेड के तकनीकी निदेशक अच्युत घटक, बीसीसीएल के सीएमडी मनोज कुमार अग्रवाल, पुटकी सीओ और केंदवाड़ी थानेदार भी शामिल थे। निरीक्षण के बाद कोल इंडिया अध्यक्ष सनोज कुमार झा ने हालात को अत्यंत गंभीर करार दिया है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए स्पष्ट कहा है कि तकनीकी जांच और अधिकारियों से विस्तृत चर्चा के बाद यह साफ हो गया है कि मौजूदा स्थिति में अपने आप सुधार होने की संभावना नहीं है। उन्होंने कहा कि फिलहाल सबसे बड़ा और जरूरी कदम यह है कि प्रभावित लोगों को अस्थायी रूप से सुरक्षित स्थान पर स्थानांतरित किया जाए ताकि उनकी जान बचाई जा सके। उन्होंने यह भी कहा है कि केंदवाड़ी के विभिन्न क्षेत्रों में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस की मात्रा बेहद अधिक पाई गई है, जो सीधे तौर पर जानलेवा है। आज की प्राथमिकता केवल और केवल लोगों की सुरक्षा है। रांची के बेड़ो में काटने के दौरान पेड़ गिरा, मासूम की मौत और माता पिता घायल। बेड़ो में वन विभाग परिसर में विभाग द्वारा लिप्टस का पेड़ काटने के दौरान बड़ा हादसा हो गया। लिप्टस का पेड़ गिरने से उससे दबकर 3 साल की मासूम अनु कच्छप की मौत हो गई। वही पिता विमल कच्छप और मां रोशनी कौप गंभीर रूप से घायल हो गए और मारिया देवी और गोयंदा कच्छप का पूरा घर और पास में खड़ी कार क्षतिग्रस्त हो गई। घटना बुधवार की शाम 4:30 बजे की है। इस संबंध में पीड़िता मारिया देवी ने बताया कि पेड़ गिरने से उसकी मकान की दीवारें और छप्पर ध्वस्त हो गया। वही घर में रखे फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक्स, अनाज और अन्य घरेलू सामान बर्बाद हो गए हैं। पीड़िता ने कहा कि कड़ाके की ठंड में उन्हें रहने की परेशानी होगी। हादसे के बाद आसपास के लोगों ने घटनास्थल से पेड़ हटाकर मासूम और उसके माता पिता को बाहर निकालकर सीएचसी बेड़ो पहुंचाया, जहां डॉक्टर सुमन एक्का ने मासूम अनु कच्छप को मृत घोषित कर दिया। वही गंभीर रूप से घायल दंपति को बेहतर इलाज के लिए रिम्स रेफर कर दिया है। पलामू में 52 धान क्रय केंद्र खोलने की तैयारी, निगरानी के लिए लगाए जाएंगे सीसीटीवी कैमरे। एक लंबे अरसे के बाद पलामू में धान की पैदावार लक्ष्य से अधिक हुई है। पलामू के इलाके में धान की रोपनी 51,000 हेक्टेयर से अधिक में हुई है। धान की अच्छी पैदावार होने के बाद देर से धान खरीद की प्रक्रिया शुरू हो रही है। कुछ दिनों पहले ही राज्य सरकार के कैबिनेट ने धान की एमएसपी तय की थी, जिसके बाद धान खरीद की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। पलामू में धान की खरीद के लिए पहले चरण में 52 क्रय केंद्र खोले जाएंगे। साथ ही सभी केंद्रों पर पहली बार सीसीटीवी भी लगाया जाएगा। 15 दिसंबर से धान की खरीद की शुरुआत होगी। इस संबंध में जिला आपूर्ति पदाधिकारी प्रीति किस्कू ने बताया है कि पलामू में 52 क्रय केंद्र खोलने का प्रस्ताव है। 15 दिसंबर से किसानों से धान की खरीद की शुरुआत की जानी है। दरअसल शुरुआत में पलामू में 76 धान क्रय केंद्र खोलने को लेकर प्रस्ताव दिया गया था, लेकिन 52 पर ही सहमति बनी है। धनबाद में स्विफ्ट डिजायर से गाय व 2 बछड़े बरामद, पुलिस को चकमा दे 3 युवक फरार। धनबाद पुलिस ने बुधवार को एक तेज रफ्तार स्विफ्ट डिजायर कार से 1 गाय व 2 बछड़ों को बरामद किया है। कार पर सवार 3 युवक पुलिस को चकमा देते हुए वाहन छोड़कर फरार हो गए। पुलिस युवकों की पहचान व गिरफ्तारी के लिए सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। जानकारी के अनुसार झरिया धनबाद मुख्य सड़क पर धनसार की ओर से तेज रफ्तार स्विफ्ट डिजायर कार बैंक मोड़ थाना पुलिस ने संदिग्ध अवस्था में आते हुए देखा। पुलिस ने जब वाहन को रोकने का इशारा किया तो चालक गति तेज कर भागने लगा। पुलिस द्वारा पीछा किए जाने पर श्रीराम प्लाजा के पास चालक का वाहन से नियंत्रण हट गया और कार डिवाइडर से जा टकराई। हादसे के तुरंत बाद कार में सवार तीनों युवक मौके से वाहन छोड़कर फरार हो गए। पुलिस ने आसपास के इलाके में तलाशी अभियान चलाया, लेकिन युवकों का कोई सुराग नहीं मिला। इसके बाद पुलिस ने तलाशी ली तो कार के भीतर 1 गाय और 2 बछड़े लदे पाए गए। पुलिस को आशंका है कि इन पशुओं को अवैध रूप से कहीं ले जाया जा रहा था। पुलिस ने वाहन व पशुओं को जब्त कर बैंक मोड़ थाना ले गई है। साथ ही फरार युवकों की पहचान के लिए सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है।
ट्रैक्टर लेकर जाएं। राज्य के 374 बालू घाटों पर 100 रुपए प्रति ट्रैक्टर मिलेगा बालू। मंत्री सुदव्य कुमार ने सदन में बताया कि राज्य सरकार अपने बयान पर अड़िग है। उन्होंने फिर दोहराया है कि राज्य के 374 बालू घाटों पर 100 रुपए प्रति ट्रैक्टर बालू दिया जाएगा। सरकार न पहले झूठ बोली थी, न अब बोल रही है और न ही सदन को गुमराह कर रही है। इसके लिए बालू लेने वालों को अपना ट्रैक्टर या किराए का ट्रैक्टर लेकर ग्राम सभा के पास जाना होगा। रांची के विधायक सीपी सिंह ने सूचना के माध्यम से सदन में यह सवाल उठाया कि एक दिन पहले भाजपा के विधायक कुशवाहा शशिभूषण मेहता ने बालू की कालाबाजारी पर सवाल उठाया था, तो मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने सदन को आश्वस्त किया था कि 374 बालू घाटों पर 100 सीएफटी बालू 100 रुपए में दिया जा रहा है। विधायक सीपी सिंह ने मंत्री योगेंद्र प्रसाद के उक्त बयान को सदन को गुमराह करने वाला बयान बताया था। इस पर मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने सदन में अपनी बात फिर दोहराया है कि उन्होंने न कल सदन को गुमराह किया था और न ही अब गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने फिर दोहराया है कि राज्य के 374 घाटों पर 100 रुपए में एक ट्रैक्टर बालू मिलेगा। उनके इस बयान को संशोधित करते हुए मंत्री सुदव्य कुमार ने कहा है कि 100 रुपए में एक ट्रैक्टर बालू मिलेगा। इसके लिए ग्राहक को ग्राम सभा में अपना ट्रैक्टर लेकर जाना होगा। शशि पन्ना बने अखिल भारतीय आदिवासी कांग्रेस के राष्ट्रीय संयोजक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने युवा आदिवासी नेता शशि पन्ना को अखिल भारतीय आदिवासी कांग्रेस का राष्ट्रीय संयोजक नियुक्त किया है। सामाजिक सरोकार और आदिवासी अधिकारों पर सक्रिय भूमिका निभाने वाले पन्ना ने कांग्रेस नेतृत्व का आभार जताते हुए कहा है कि यह सम्मान उनकी जिम्मेदारी को और बढ़ाता है। वे आदिवासी अधिकार, संवैधानिक संरक्षण और सामाजिक न्याय को राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत आवाज देने के लिए प्रतिबद्ध है। पन्ना लंबे समय से आदिवासी जनमुद्दों को उठाते आ रहे थे। वन एवं भूमि अधिकार, व्यवस्थापन, शिक्षा और रोजगार जैसे विषयों पर सक्रिय रहे हैं। उनकी नियुक्ति से संगठन में आदिवासी युवाओं में नई ऊर्जा आने की उम्मीद है। रांची में युवक को सांप ने डसा, रिम्स रेफर। नरकुपी थाना क्षेत्र के ईटा गांव निवासी इकरामुल अंसारी को मछली पकड़ने के दौरान एक सांप ने डस लिया। घटना बुधवार की शाम लगभग 4 बजे की है। घायल युवक अपने दोस्तों के साथ इलाज कराने बेड़ो सीएचसी पहुंचा, जहां डॉक्टर सुमन एक्का ने घायल का प्राथमिक उपचार कर रिम्स रेफर कर दिया। घायल इकरामुल ने बताया कि वह अपने दोस्तों के साथ नदी में मछली पकड़ने गया था। उस दौरान सांप ने उसे डस लिया। हाईटेक निगरानी की ओर देवघर पुलिस। ई बीट ऐप से अपराध पर डिजिटल वायर। देवघर जिले में सड़कों पर अब अपराधियों की खैर नहीं है। शहर के संवेदनशील और विवादित इलाकों में पुलिस गश्ती को और ज्यादा मजबूत व पारदर्शी बनाने के लिए देवघर पुलिस ने एक हाईटेक पहल की है। ई बीट ऐप के जरिए अब हर पुलिसकर्मी की गश्ती पर कंट्रोल रूम से लाइव मॉनिटरिंग होगी। बुधवार से इस सिस्टम को औपचारिक रूप से लागू कर दिया गया है। शहर के उन इलाकों पर अब खास नजर रहेगी जहां अक्सर नशेड़ियों का जमावड़ा, छिनतई, चोरी और असामाजिक गतिविधियां देखने को मिलती रही है। ऐप के जरिए यह सुनिश्चित किया जाएगा कि पुलिस गश्ती सिर्फ कागजों में नहीं बल्कि जमीन पर भी पूरी जिम्मेदारी से हो। मौके पर देवघर पुलिस कप्तान सौरभ ने बताया कि कार्यभार संभालने के बाद से ही वे पुराने और सक्रिय अपराधियों की सूची तैयार करवा रहे हैं, जिन पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। मतदाता सूची मैपिंग 65% पूरी। सीईओ ने शहरी मतदाताओं से सहयोग की अपील की। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बताया कि झारखंड में वर्तमान मतदाता सूची का विगत SIR सूची से 65% मैपिंग कार्य पूरा हो चुका है। ग्रामीण क्षेत्रों में यह प्रक्रिया 70% से अधिक पहुंच चुकी है। उन्होंने शहरी मतदाताओं से अपील की है कि वे अपने नाम की खोज और सत्यापन में सक्रिय सहयोग दें। सीईओ ने बताया कि मतदाताओं की सुविधा के लिए ट्यूटोरियल वीडियो जारी किया गया है, जिसकी मदद से लोग भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट या संबंधित राज्य के सीईओ पोर्टल पर जाकर विगत SIR सूची में अपना नाम खोज सकते हैं। उन्होंने कहा कि जिन मतदाताओं को मैपिंग में कठिनाई हो रही है, जो अन्य राज्यों से आए हैं, वे voter.eci.gov.in अथवा अपने राज्य के सीईओ वेबसाइट का उपयोग कर विवरण ढूंढ सकते हैं। झारखंड के मतदाता ceo.jharkhand.gov.in पर जाकर अपनी और परिजनों की जानकारी खोज सकते हैं। सीईओ ने यह भी बताया कि जिनका नाम नहीं मिल पा रहा है, वे 1950 हेल्पलाइन पर कॉल कर सहायता प्राप्त कर सकते हैं।
रांची में युवक की सड़क हादसे में मौत, महिला को डायन बताकर रहे प्रताड़ित। रांची के कोटे गांव में एक महिला को डायन बताकर प्रताड़ित करने का मामला सामने आया है। पीड़िता ने बताया है कि बीते सावन में उसके गोतिया के रिंग रोड स्थित बाल सिरिंग के पास सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। इसी घटना के बाद गांव के कई लोग उस पर न सिर्फ डायन होने का आरोप लगाया बल्कि उससे लगातार प्रताड़ित भी कर रहे हैं। इस संबंध में पीड़िता ने संदीप लोहरा, फूलो देवी, लक्ष्मी देवी, छोटो लोहरा, रवि लोहरा, मनोज लोहरा, भीखू लोहरा, किरण देवी, सोमरा लोहरा, सावित्री देवी, ननक लोहरा, पूनम देवी, शिवा लोहरा और पार्वती देवी के विरुद्ध विधानसभा थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई है। प्राथमिकी में कहा गया है कि सभी आरोपी उनके घर पहुंचे और गाली गलौज करते हुए पवन की मौत का जिम्मेदार ठहराने लगे। आरोप है कि ये सभी लोग पीड़िता को जबरन इटकी थाना क्षेत्र के दरहा गांव स्थित एक भगत के पास ले गए और रास्ते भर उसे प्रताड़ित किया। पीड़िता का कहना है कि यह सिलसिला लगातार जारी रहा। घटना 7 दिसंबर को तब और गंभीर हो गई जब लगभग सुबह 10 बजे उपरोक्त सभी लोग उसके घर में घुस आए और उसकी फुआ, जिनकी मृत्यु 8-9 वर्ष पूर्व हो चुकी है, का नाम लेते हुए कहा है कि वह भूत बनकर उन्हें परेशान कर रही है। आरोपियों ने पीड़िता पर दबाव बनाया है कि वह भूत वापस कर दे, अन्यथा उससे जान से मार देने की धमकी दी है। पीड़िता ने मामले की लिखित शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने बताया है कि मामला डायन प्रताड़ना से जुड़ा है और इसकी जांच की जा रही है। 11 दिसंबर को हावड़ा से मुंबई के लिए चलेगी स्पेशल ट्रेन, एक फेरा लगाएगी। इंडिगो विमान सेवा में उत्पन्न समस्या पर लिया गया निर्णय। दक्षिण पूर्व रेलवे ने इंडिगो विमान सेवा में उत्पन्न समस्या को देखते हुए 11 से 13 दिसंबर के बीच हावड़ा मुंबई, मुंबई हावड़ा स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। रेलवे द्वारा जारी सर्कुलर के अनुसार 02869 02870 हावड़ा मुंबई हावड़ा स्पेशल ट्रेन निर्धारित तिथियों में संचालित होगी। ट्रेन का मार्ग खड़गपुर, टाटानगर, चक्रधरपुर, राउरकेला, झारसुगुड़ा, रायपुर, दुर्ग, नागपुर और भुसावल होते हुए मुंबई तक रहेगा। 02870 हावड़ा मुंबई स्पेशल ट्रेन 11 दिसंबर को दोपहर 1:55 पर हावड़ा से प्रस्थान करेगी। टाटानगर में यह शाम 5:28 पर पहुंचेगी, जहां 5 मिनट ठहराव के बाद आगे के लिए रवाना हो जाएगी। ट्रेन दूसरे दिन रात 11:45 पर मुंबई CSMT पहुंचेगी। वही 02860 मुंबई CSMT हावड़ा स्पेशल वापसी में 13 दिसंबर को सुबह 11:05 पर मुंबई से खुलेगी। टाटानगर में यह दूसरे दिन दोपहर 3:50 पर पहुंचेगी और 5 मिनट रुकने के बाद हावड़ा के लिए रवाना होगी। ट्रेन हावड़ा रात 8:55 पर पहुंचेगी। मैथन डैम के विस्थापितों के पुनर्वास पर धनबाद DC की अध्यक्षता में होगी बैठक। बुधवार को मंत्री दीपक बिरुवा ने कहा है कि मैथन डैम के विस्थापितों के पुनर्वास पर 15 दिसंबर को धनबाद के DC की अध्यक्षता में बैठक होगी। उन्हें जमीन के बदले जमीन दिया जाएगा। राज्य सरकार किसी के साथ अन्याय नहीं होने देगी। धनबाद से भाजपा के विधायक राज सिन्हा के सवाल पर मंत्री ने सदन को यह आश्वासन दिया। विधायक राज सिन्हा ने सदन में यह सवाल उठाया था कि मैथन डैम बने हुए 70 साल हो गए हैं, लेकिन विस्थापितों को उनका हक नहीं मिला है। डैम के निर्माण में उनकी भूमि चली गई, इसके बदले उन्हें जमीन दिया गया, उसका मालिकाना हक उन्हें नहीं मिला। आज भी DVC उक्त जमीन पर अपना दावा करता है। विधायक ने सदन में विस्थापितों को मालिकाना हक देने की मांग की थी। लंबित कांडों के निष्पादन में धनबाद पुलिस को बड़ी सफलता, अब सिर्फ 2200 मामले पेंडिंग। धनबाद पुलिस लंबित कांडों के निष्पादन में लक्ष्य के अनुरूप तेजी से आगे बढ़ रही है। बेहतर पुलिसिंग और सख्त मॉनिटरिंग का नतीजा है कि 6 माह पूर्व जिले में करीब 4300 कांड लंबित थे, जो अब घटकर 2200 पर पहुंच गए हैं। पुलिस प्रशासन का लक्ष्य है कि दिसंबर के अंत तक लंबित मामलों को घटाकर 2000 पर लाया जाए। SSP प्रभात कुमार की अध्यक्षता में बुधवार को हुई मासिक अपराध समीक्षा बैठक में नवंबर में दर्ज आपराधिक मामलों और उनके निष्पादन की विस्तृत समीक्षा की गई। करीब 2.5 घंटे चली बैठक में कांडों के निष्पादन, उद्भेदन, वारंट तमिला, कुर्की की कार्रवाई और पुलिस की बुनियादी व्यवस्थाओं पर गहन चर्चा हुई। आंकड़ों के अनुसार नवंबर में 413 नए कांड दर्ज किए गए थे, जबकि इसी अवधि में 603 कांडों का निष्पादन किया गया। झारखंड में शीतलहर से बचाव के लिए केंद्र ने जारी की एडवाइजरी, किया अलर्ट। राष्ट्रीय स्वास्थ्य अभियान झारखंड के अभियान निदेशक शशि प्रकाश झा ने शीतलहर से बचाव के लिए केंद्र की एडवाइजरी के व्यापक प्रचार प्रसार तथा उसे लागू करने के निर्देश दिए हैं। इससे लेकर उन्होंने राज्य के सभी जिलों के सिविल सर्जनों को पत्र लिखा है। उन्होंने कहा है कि झारखंड सहित देश के 17 राज्यों में शीतलहर चलने की संभावना है, इससे बचाव जरूरी है। इस पत्र की प्रति सभी उपायुक्तों को भेज दी गई है। अभियान निदेशक ने अपने पत्र में कहा है कि केंद्र के राष्ट्रीय
रोग नियंत्रण केंद्र नई दिल्ली ने शीतलहर से बचाव तथा इसके दुष्प्रभाव से रोकथाम के लिए एडवाइजरी जारी की है। साथ ही राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने शीतलहर से बचाव के लिए क्या करे क्या नहीं करे संबंधित मार्गदर्शिका जारी की है। इन सभी का अनुपालन कराया जाए ताकि आम लोग शीतलहर के दुष्प्रभाव से बच सके। केंद्र द्वारा जारी एडवाइजरी में बच्चों को शीतलहर से बचाने के लिए आवश्यक सुझाव भी दिए गए हैं। उनका व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए। बच्चों को ठंडी हवा से बचाने, उन्हें गर्म कपड़े पहनने तथा अधिक देर तक बाहर नहीं रखने का सुझाव दिया गया है। बार बार दस्त होने, मचली होने, अधिक कपकपी होने, सुस्ती एवं मूर्छित होने पर चिकित्सक से परामर्श लेने का भी सुझाव दिया गया है। खान पान के संबंध में कहा गया है कि पर्याप्त भोजन कर ही बाहर निकले, गुनगुना पानी पिएं, ठंडे पेयजल एवं अन्य जो खाद्य पदार्थों से बचे तथा उच्च कैलोरी वाले भोजन पदार्थ का ही सेवन करें। राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र ने मधुमेह, उक्त रक्तचाप तथा हृदय रोग से प्रभावित लोगों तथा बुजुर्गों को विशेष एहतियात बरतने का सुझाव दिया है। झारखंड में बाघों के साथ गिद्धों और हाथियों की भी होगी गिनती। 15 दिसंबर से शुरू होगा टाइगर एस्टिमेशन। ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन की शुरुआत हो गई है। झारखंड में 15 दिसंबर से बाघों की गिनती शुरू होगी। भारत में बाघों की गिनती की प्रक्रिया गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल है। झारखंड में ऐसा पहली बार हो रहा है कि बाघों की गिनती के दौरान गिद्धों और हाथियों की भी गिनती होगी। टाइगर एस्टिमेशन गिनती को लेकर झारखंड के नोडल CCF वर्ल्ड लाइफ शाह पलामू टाइगर रिजर्व के निदेशक SR नटेश ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। झारखंड में बाघों की गिनती 4 चरणों में की जाएगी। पहले चरण की शुरुआत 15 दिसंबर से होगी, जबकि अंतिम चरण अप्रैल के महीने में खत्म हो जाएगा। बाघों की गिनती के लिए झारखंड को 6 अलग अलग रीजन में बांटा गया है, जिसमें पलामू टाइगर रिजर्व, दुमका, रांची, हजारीबाग, बोकारो और सारंडा का इलाका शामिल है। टाइगर एस्टिमेशन के लिए पूरे झारखंड में 1600 फॉरेस्ट गार्ड का इस्तेमाल किया जाएगा, जबकि PTR में 110 फॉरेस्ट गार्ड और 300 ट्रैक्टर का इस्तेमाल किया जाएगा। बाघों की गिनती के लिए पलामू टाइगर रिजर्व में 700 कैमरे लगाए गए हैं। जरूरत के अनुसार पलामू टाइगर रिजर्व के बाहर भी कैमरा लगाया जाएगा। पलामू टाइगर रिजर्व के कुटकू के इलाके में कैमरा ट्रैकिंग की प्रक्रिया खत्म भी हो गई है। खूंटी में क्रशर प्लांट के सामने बाइक सवार अपराधियों ने की फायरिंग, जांच में जुटी पुलिस। खूंटी जिले के तोरपा थाना क्षेत्र अंतर्गत डोडमा स्थित बाबा अमरेश्वर धाम प्राइवेट लिमिटेड क्रशर प्लांट के सामने अज्ञात बाइक सवार अपराधियों ने फायरिंग की है। जिस स्थान पर अपराधियों ने वारदात को अंजाम दिया है, उस स्थान पर तोरपा पुलिस की पहरेदारी थी और पुलिस की मौजूदगी में अपराधियों ने 3 राउंड फायरिंग की। गोली चलाने के बाद अपराधी आराम से फरार हो गए। स्थानीय लोगों से मिली जानकारी के अनुसार एक बाइक पर सवार 2 अपराधी क्रशर प्लांट के सामने पहुंचे और 3 राउंड फायरिंग करते हुए भाग निकले। घटना के बाद क्षेत्र के लोगों में दहशत है। यह क्रशर प्लांट डोडमा बिरमकेल रोड पर डोडमा चौक से 1 किलोमीटर दूर है। बताया जा रहा है कि किसी राहुल सिंह गैंग नामक अपराधी संगठन की ओर से कंपनी संचालक को फोन और व्हाट्सएप के माध्यम से धमकी दी गई थी कि प्लांट शुरू करने से पहले मैनेज कर ले। इस धमकी के बाद कंपनी के प्रतिनिधि अशोक धानुवा ने इसकी शिकायत तोरपा थाना पुलिस समेत SP से की थी। शिकायत मिलने पर पुलिस बल को प्लांट परिसर में तैनात किया गया था। इसके बावजूद अपराधी रात में प्लांट के पास तक पहुंचे और फायरिंग करते हुए फरार हो गए। यह क्रशर प्लांट खूंटी के प्रवीण जैन उर्फ चुन्नू और रांची के अशोक धानुका का है। इस क्रशर में दोनों का पार्टनरशिप है। नए साल को लेकर पार्कों व पर्यटन स्थलों को दुरुस्त करने में लगा रांची नगर निगम। नए साल और छुट्टियों के दौरान लोगों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए रांची नगर निगम ने बुधवार को एक अहम बैठक की। प्रशासक सुशांत गौरव की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में स्वच्छता, इन्फोर्समेंट, हॉर्टिकल्चर, अभियंत्रण और बाजार शाखा के अधिकारी मौजूद थे। लक्ष्य था शहर के पार्कों, पिकनिक स्पॉट्स और पर्यटन स्थलों पर साफ सफाई और बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित करना। प्रशासक ने कहा है कि नया साल पर शहरवासियों को स्वच्छ, सुरक्षित और आकर्षक माहौल देना निगम की पहली प्राथमिकता है। उन्होंने सभी शाखाओं को समय पर तैयारी पूरी करने के निर्देश दिए ताकि लोग बेफिक्र होकर नए साल का आनंद ले सके। झारखंड के बार संचालकों ने उत्पाद सचिव से मिल कोटा तय करने की रखी मांग। झारखंड बार एवं रेस्टोरेंट एसोसिएशन के सदस्यों ने बुधवार को उत्पाद सचिव अमिताभ कौशल से मुलाकात की। एसोसिएशन ने मांग किया है कि 2022 से लंबित बार लाइसेंस कोटा का निर्धारण किया जाए और कोटा के मुताबिक शराब व बियर की सप्लाई की जाए। एसोसिएशन के प्रतिनिधियों ने 5% रिटेलिंग मार्जिन का मुद्दा भी उठाया। उत्पाद सचिव ने सभी को आश्वासन दिया है कि उनकी समस्याओं पर विचार किया जाएगा और उसे दूर करने के लिए कदम उठाए जाएंगे।
नींबू पहाड़ खनन घोटाले की सीबीआई करेगी जांच, सुप्रीम कोर्ट ने जांच पूरी करने के दिया आदेश, सरकार की दलील कर दी खारिज। झारखंड के साहिबगंज जिले में नींबू पहाड़ स्थित अवैध पत्थर खनन केस में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को पूरी स्वतंत्रता के साथ जांच जारी रखने का आदेश दिया है। यह फैसला जस्टिस आलोक राठे और जस्टिस संजय कुमार की 2 सदस्यीय पीठ ने सुनाया। पीठ ने साफ कहा है कि हाईकोर्ट ने सीबीआई को जो जिम्मेदारी दी थी वह सही है, इसे सीमित दायरे में नहीं देखा जा सकता। कोर्ट ने झारखंड सरकार और याचिकाकर्ता विजय हांसदा की सभी दलीलें खारिज कर दी। साहिबगंज का यह मामला करीब 1500 करोड़ के अवैध पत्थर खनन घोटाले से जुड़ा है। वर्ष 2022 में ईडी ने इसकी जांच शुरू की थी। इस दौरान जेएमएम के प्रभावशाली नेता और तत्कालीन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के करीबी माने जाने वाले पंकज मिश्रा को गिरफ्तार किया गया था। ईडी की जांच में खनन विभाग के अधिकारियों, स्थानीय राजनीतिक नेतृत्व और खनन माफियाओं की मिली भगत के आरोप सामने आए थे। झारखंड राजभवन का नाम बदलकर बिरसा भवन रखा जाए, मंत्री ने रखा प्रस्ताव। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने बुधवार को विधानसभा में खड़े हुए और प्रस्ताव रख दिया कि रांची का राजभवन अब बिरसा भवन कहलाएगा। मंत्री ने सदन में कहा कि रांची का मुख्य राजभवन का नाम बिरसा भवन होगा। बिरसा मुंडा के सम्मान में वही दुमका का राजभवन सिदो कान्हू भवन कहलाएगा। संताल विद्रोह के नायकों सिदो और कान्हू मुर्मू के नाम पर होगा। मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि राजभवन राज्य सरकार की संपत्ति है। संविधान के अनुच्छेद 154 के तहत राज्य की कार्यकारी शक्ति गवर्नर होती है, इसलिए उनका कार्यालय भी राज्य का हिस्सा है। संपत्ति पर नाम रखने का पूरा अधिकार राज्य सरकार को है। बता दें कि केंद्र सरकार ने 3 दिसंबर को पूरे देश में सभी राजभवनों का नाम लोक भवन करने का आदेश दिया था। झारखंड ने भी तुरंत इसे लागू कर दिया, लेकिन अब राज्य सरकार ने अपना अलग प्रस्ताव पेश किया है। दुमका में चोरों ने धर्म स्थान मंदिर को बनाया निशाना, मां दुर्गा के आभूषणों की चोरी। दुमका शहर के मुख्य चौक पर स्थित मंदिर को चोरों ने निशाना बनाया है। मां दुर्गा के चांदी के आभूषण और पीतल के बर्तन चोर उड़ा ले गए। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसडीपीओ विजय कुमार महतो नगर थाना प्रभारी के साथ मंदिर पहुंचे। यहां उन्होंने सीसीटीवी फुटेज देखा जिसमें चोर का चेहरा साफ नजर आ रहा है। दुमका में पिछले कुछ दिनों से घरों में लगातार चोरी की घटनाएं सामने आ रही थी। इसके साथ ही जिले के हंसडीहा के मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल में चोरी की घटना हुई तो झारखंड विधानसभा में एक बड़ा मुद्दा बन गया। इस बार चोर ने भगवान के घर को ही निशाना बनाया है। मंदिर के पुजारी नेपाल झा ने कहा है कि चोर चांदी और कुछ आर्टिफिशियल आभूषण ले गए हैं। साथ ही पूजा के लिए जो पीतल के बर्तन मंदिर में रखे हुए थे वह भी गायब हैं। इधर मंदिर प्रबंधन कमेटी के लोग इसे बड़ी घटना बता रहे हैं। उनका कहना है कि मंदिर में यह चोरी काफी चिंताजनक है। प्रशासन इस पर अविलंब कार्रवाई करे और सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दे रहे चोर को गिरफ्तार करे। साथ ही वे मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की भी मांग कर रहे हैं। साहिबगंज में 1250 करोड़ के अवैध खनन मामले के आरोपी भगवान भगत को नहीं मिली राहत, हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका। साहिबगंज में 1250 करोड़ के अवैध खनन मामले के आरोपी भगवान भगत को झारखंड हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है। हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति सुजीत कुमार प्रसाद की कोर्ट ने आरोपी भगवान भगत की याचिका खारिज कर दी है। भगवान भगत ने पीएमएलए कोर्ट द्वारा डिस्चार्ज पिटीशन खारिज किए जाने और आरोप गठित करने को चुनौती दी थी। भगवान भगत को ईडी ने 7 जुलाई 2023 को गिरफ्तार किया था। मामले में ईडी ने जांच करते हुए आरोप पत्र दाखिल किया है। भगवान भगत पंकज मिश्रा का खास सहयोगी है। साहिबगंज में हुए पत्थर के अवैध खनन को लेकर ईडी ने साल 2022 में कार्रवाई की थी। अबुआ आवास योजना, झारखंड सरकार लाभुकों को 2 किस्त में राशि देने पर करेगी विचार। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार अबुआ आवास योजना के तहत लाभुकों को 2 किस्त में राशि देने पर विचार कर रही है। यह जानकारी राज्य की ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने बुधवार को झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र में दी। मंत्री भाजपा के विधायक शत्रुघ्न महतो के अल्पसूचित प्रश्न का जवाब दे रही थी। विधानसभा में विधायक ने बताया कि हजारों लाभुकों को योजना की पहली किस्त मिल गई है, लेकिन दूसरी किस्त जारी नहीं होने से आवास निर्माण अधूरा है। इसके कारण लोग कड़ाके की ठंड में खुले में रात बिताने को मजबूर हैं। मंत्री ने स्पष्ट किया है कि विधानसभा चुनाव के बाद केंद्र सरकार से प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत एक बार फंड मिला था, लेकिन उसके बाद धनराशि नहीं मिली। इस वजह से राज्य सरकार अबुआ आवास की दूसरी किस्त जारी करने में सक्षम नहीं है। उन्होंने बताया कि सरकार को 24 लाख आवेदन प्राप्त हुए हैं और 3000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है, जिसमें से 12 अरब रुपए जिलों को वितरित किया
किए जा चुके हैं। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने सुझाव दिया है कि लाभुकों को 2 किस्तों में राशि दी जाए ताकि उनका घर समय पर पूरा हो सके। मंत्री ने कहा कि सरकार इस सुझाव पर गंभीरता से विचार करेगी। साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि यदि केंद्र सरकार पीएम आवास योजना की राशि बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर दे तो यह जनता के हित में बेहतर कदम होगा। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज़ झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आप तक झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो अभी के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं किसी और खबरों के साथ। धन्यवाद।